देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर में। इसे देखो आज हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो इशू ऑफ डिवेंचर हम लोगों का मतलब जिनका है इंटर में भी उन लोगों को तो मैंने करवा दिया है, जिनका फाउंडेशन में था अभी इंटर में ही है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग हो जाता है ना, तो जो भी हो तो इशू लगभग सभी को पता है। ठीक है, अभी किया हो आगे किया हो। अब अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिडेम्पशन। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर मतलब हम लोग को ये सीखना है यहाँ पर कि कैसे डिवेंचर इशू होता है, ये नहीं सीखना है। हम लोग को ये सीखना है कि डिवेंचर इशू हो चुका था, अभी अगर हम लोग को इसे रीपे करना है। डिवेंचर क्या है, डिवेंचर होता है पब्लिक से लिया गया लोन, और ये कौन इशू कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी इशू कर सकता है। ठीक है, तो कंपनी ने जो डिवेंचर इशू कर रखा था, अब वो रीपे करना चाहती है, तो कंपनी किस तरीके से डिवेंचर को रीपे कर सकती है, यही वाला हम लोग को यहाँ पर सीखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। एक सेकेंड, एक मिनट। एक मिनट रुको। हम्म, एक लाइन बता देते हैं डिवेंचर क्या है। ए डिवेंचर इज एन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। डेप्ट इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय ए कंपनी अंडर acknowledging a debt and containing provisions regards repayment of the principal and interest। ठीक है, तो देखो डिवेंचर क्या है, डिवेंचर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, बेसिकली डेप्ट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जिसे इशू करती है कंपनी डेप्ट पाने के लिए यानी लोन लेने के लिए, कंटेनिंग प्रोविजंस। और जब ये इशू करती है तभी प्रोविजंस रहता है कि कब और कैसे कंपनी क्या करेगी, इस डिवेंचर को रीपे करेगी उसके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों बात इसीलिए आएगा क्योंकि डिवेंचर है तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि लोन है। तो डिवेंचर का रीपेमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो पैसा लिया, वैसे भी कोई भी रिटर्न बैक ऐसा नहीं होता है, उसमें इंटरेस्ट जरूर लगता है। और ये तो लोन है, क्लियरली पता चलेगा कि हमें इस पे इंटरेस्ट तो देना ही है। ठीक है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लीगल प्रोविजंस। ठीक है, कि इस पे क्या क्या प्रोविजंस बने हुए जो हमें फॉलो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं अंडर सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a company may issue debenture with an option to convert such debenture into shares either wholly or partly at the time of redemption। ठीक है,
तो नॉर्मली रिडेम्पशन कितने तरीके से होता है, देखो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, जो लोन लिए उसे पे ऑफ कर देंगे, इस पे हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे जरूर, लेकिन सेक्शन अंडर सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी क्या कर सकती है, इशू डिवेंचर विद एन ऑप्शन। कंपनी के पास ये एक नया फीचर्स आया कि कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है इस ऑप्शन के साथ कि वो डिवेंचर का पैसा रीपे करने की जगह उसको शेयर में कन्वर्ट कर सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। क्या सारा डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर देगी, ऐसा जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, जैसा टर्म्स कंडीशन रहा होगा होली भी जो है कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर पार्टली, ठीक है, मतलब थोड़ा कन्वर्ट करेगी थोड़ा नहीं करेगी, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज आ चुका है, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर और एक पॉइंट, सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 further provides no company can issue any debenture which carry any voting right, which carry any voting right। ये तो ऐसे भी नहीं होता है, सोचो, क्योंकि वोटिंग राइट्स किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का। प्रेफरेंस शेयर का कुछ कुछ कंडीशन में होता है, जैसे एक तो हम लोग पढ़े थे जब टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो वहां पर बताया गया था कि अगर किसी प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड 2 ईयर्स से ज्यादा टाइम का ड्यू रह जाता है तो उनके पास वोटिंग राइट्स आ जाता है। इसके अलावा भी जिनका डिटेल्स है मैंने उनको डिटेल्स में बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जस्ट एक पॉइंट हम लोग को देखना है, पॉइंट ये है कि जब मतलब डिवेंचर हम लोग इशू करेंगे, मतलब एज ए कंपनी, कंपनी अगर कोई डिवेंचर इशू कर रही है तो कंपनी को क्या करना है, वोटिंग राइट्स के साथ कोई डिवेंचर इशू नहीं करना है। वैसे भी कंपनी डिवेंचर का वोटिंग राइट्स होता ही नहीं है, तो कंपनी ऐसा कोई डिवेंचर इशू कर नहीं सकती है, लेकिन इसका एक रूल्स बता दिया है, ठीक है। तो ये वाला हमें याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि डिवेंचर का जो है, जब हम लोग डिवेंचर का रिडेम्पशन करेंगे उसमें हम लोग का एंट्रीज क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अच्छा, उसके पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक छोटा सा थियोरिटिकल मैटर है वो भी लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग को क्या है, रूल 18 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और थियोरिटिकल के तरफ से भी अगर देखो तो। डिवेंचर रूल 2014, ठीक है। रूल 18 सबसेक्शन 1 कंपनीज शेयर कैपिटल, कंपनीज रूल 2014 शेयर कैपिटल और डिवेंचर। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या करना है डिवेंचर इशू करने का स्टेप्स। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बताया गया है कि बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर, ठीक है, प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर इशू करने के पहले एक कंपनी शुड गुड इवनिंग सालिनी। गुड इवनिंग मैम। तो देखो यहाँ तक लिखना है, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से यहाँ तक लिख पाया है। एक कंपनी शुड, ठीक है, अपॉइंट a company should appoint a debenture ट्रस्टी, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, बिफोर इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस और ऑफर लेटर, कंपनी प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर इशू करने के पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब डिवेंचर ट्रस्टी क्या होता है, डिवेंचर ट्रस्टी होता है डिवेंचर होल्डर और कंपनी के बीच का पर्सन, यानी मीडिएटर, ठीक है, जो हमेशा डिवेंचर होल्डर का फेवर देखता है। मतलब
ऐसा नहीं कि उनको कोई फेवर करवाता है, उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो, क्योंकि उन्होंने पैसा लोन में दिया है ना कंपनी को, कंपनी उनके पैसे का मिसयूज कर लेती है, या फिर उनको पैसा जो है इंटरेस्ट वगैरह टाइम पे नहीं दे रही है, या फिर उनसे कुछ धोखा कर रही है, ऐसा ना करे। इसी वजह से डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि डिवेंचर ट्रस्टी बना लेना चाहिए, ठीक है। ये रूल्स है, ये फॉलो करना पड़ेगा। मतलब बना लेना चाहिए नहीं है, बनाना ही है। अगर डिवेंचर इशू करना है तो ये फॉलो करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस या ऑफर लेटर इशू करने के पहले कंपनी को बना लेना है अपना डिवेंचर ट्रस्टी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कंपनी शुड एग्जीक्यूट डिवेंचर ट्रस्ट डीड within 60 days of allotment of डिवेंचर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, कंपनी पहले तो डिवेंचर ट्रस्टी बनाएगी, फिर उससे रिलेटेड एक डीड बनाएगी, ठीक है। डीड बनाना पड़ेगा। डीड का मतलब तुम लोग को पता ही है, जब हम लोगों को कोई भी एग्रीमेंट हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न डाउन कर लेते हैं, तो वो डीड बन जाता है ना। मतलब उस पर जब लॉ भी एक्टिवेट हो जाता है तो वो डीड बन जाता है। तो कंपनी शुड एग्जीक्यूट डिवेंचर ट्रस्ट डीड विद इन 60 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर अलॉटमेंट हो गया, होने के 60 डेज के अंदर क्या कर लेना है, ट्रस्टी डीड बना लेना है, ठीक है। ट्रस्ट डीड बना लेना है। अच्छा, ट्रस्ट डीड मतलब ये डिवेंचर ट्रस्टी जो बना है इससे रिलेटेड डीड का बात हो रहा है। फिर थर्ड पॉइंट में लिखेंगे मैक्सिमम लाइफ ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर शुड नॉट एक्सीड 10 ईयर्स, ठीक है। तो डिवेंचर दो तरीके का हो सकता है, मतलब डिवेंचर अलग अलग तरीके का होता है, जैसे कि कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, डिपेंडिंग ऑन द कन्वर्जन, ठीक है। डिवेंचर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हो सकता है, मतलब जिस डिवेंचर के अगेंस्ट में कुछ मॉर्गेज रखा है कंपनी ने, या फिर जिस डिवेंचर के अगेंस्ट में कुछ भी मॉर्गेज नहीं रखा है, उसको हम लोग बोलते हैं अनसिक्योर्ड, ठीक है। रजिस्टर्ड होता है, बियरर होता है, अलग अलग तरीके का डिवेंचर होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये रूल्स के अंडर कौन से वाले डिवेंचर का बात करें, सिक्योर्ड वाले डिवेंचर का बात करें, कि कंपनी अगर कोई सिक्योर्ड डिवेंचर इशू करती है, मतलब ऐसा डिवेंचर जिसके अगेंस्ट में कंपनी ने कोई सिक्योरिटी रखा है, मतलब मॉर्गेज में कुछ रखा है अपना प्रॉपर्टी, ऐसे डिवेंचर का लाइफ 10 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, ये हम लोग पढ़ेंगे। एक्सेप्शन है, ऐसे कौन कौन सी कंपनी है जो सिक्योर डिवेंचर इशू कर सकती है, लेकिन जिसका जो लाइफ है वो 10 ईयर से ज्यादा, कौन सा कंपनी है। तो पहला हो जाएगा कंपनी इन्वॉल्व इन सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अगर कोई कंपनी ऐसा काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम करती है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है अगर कोई कंपनी, तो उनके लिए 10 ईयर्स से ज्यादा टाइम मिलेगा अगर वो सिक्योर डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही होता है कि कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम कर रही है, जैसे मान लो कुछ भी बना रही है, तो फिर उसमें क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड बनाना, ब्रिज बनाना, डैम बनाना, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर मान लो 10 साल से ज्यादा भी लग सकता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसीलिए इनको क्या है, इनको छूट दिया गया है। एक्सेप्शन यही हो रहा है, इनको छूट दिया गया है कि अगर आप मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, अगर आप डिवेंचर सिक्योर्ड वाला इशू कर रहे हो तो उसका लाइफ आपका 10 साल से ज्यादा हो सकता है। लेकिन बाकियों के लिए ऐसा नहीं है, अगर वो सिक्योर्ड डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो उनका लाइफ 10 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को छूट इसीलिए दिया गया क्योंकि उनका काम जो है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, और क्योंकि ज्यादा टाइम लग रहा है इसी वजह से इनको छूट दिया गया है। क्योंकि देखो, डिवेंचर का रीपेमेंट तो तभी करेगी ना कंपनी। सोचो, कोई कंपनी लोन ली है, वो लोन रीपे कैसे करेगी, जब तक वो अपना प्रोजेक्ट जो बना रही है उसको सेल नहीं करेगी। सेल करेगी, उसका पैसा आएगा, तब ना जाके वो इंटरेस्ट पे करेगी, प्रिंसिपल पे करेगी। अब उसका प्रोडक्ट या मतलब जो प्रोडक्ट वो बना रही है, मतलब उसका जो प्रोजेक्ट है वो बनने में ही काफी साल लगेगा, वो बनेगा, फिर वो बिकेगा, फिर उससे पैसा आएगा, तब ना जाके वो रीपे करेगी, प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। तो इसीलिए इनके लिए टाइम ज्यादा दिया जाता है, ठीक है।
और कौन सी कंपनी ऐसी होती है जो कि सिक्योर डिवेंचर इशू करेगी बट उनका लाइफ 10 ईयर से ज्यादा हो सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस कंपनी। ठीक है, मतलब ऐसा कंपनी जो फाइनेंस करती है, कौन से कंपनी को? इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी को। अगर कोई फाइनेंस कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को फाइनेंस करती है, मतलब ये सब प्रोजेक्ट जो बनाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जो प्रोजेक्ट चलता है उनको फाइनेंस कर रही है, तो उनको भी छूट है कि वो अगर सिक्योर डिवेंचर इशू करते हैं तो उसका लाइफ 10 ईयर से ज्यादा हो सकता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर एक सी नहीं लिखा मैंने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड, जैसे कि एनबीएफसी। ठीक है, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड दे रही है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को डेप्ट फंड दे रही है जैसे कि एनबीएफसी, तो इनके लिए भी छूट है। और दूसरा, और ये दूसरा नहीं, चौथा, कंपनी परमिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी लिख देते हैं पूरा, ठीक है, नहीं तो टाइम लग जाएगा। सीजी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तुम लोग पूरा लिख लो। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, एनएचबी, ठीक है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड। तो अगर किसी कंपनी को परमिशन डायरेक्टली मिला हुआ है सीजी से, आरबीआई से या एनएचबी से, तो ऐसी कंपनी अगर सिक्योर डिवेंचर इशू करती है तो उसका लाइफ 10 ईयर से ज्यादा हो सकता है। लेकिन इनका भी एक लिमिट है। तो इनका लिमिट क्या है? इन सब का लिमिट जो है वो है मैक्सिमम लाइफ 30 ईयर्स। ठीक है, मतलब 10 साल से ज्यादा होगा लेकिन मैक्सिमम 30 ईयर्स, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कि सिक्योर डिवेंचर इशू करने चाहती है, सिक्योर डिवेंचर का लाइफ 10 साल से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 10 साल बाद रीपे कर ही देना है। ठीक है, उसके पहले कर दिया तो अच्छा, नहीं तो 10 साल के अंदर कर देना है, 10 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ स्पेशल कंपनियां हैं जिनको 30 साल भी मिल सकता है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है ऐसी कंपनी। ठीक है, या फिर ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी को फाइनेंस कर रही है, डेप्ट फंड दे रही है। ठीक है, या फिर ऐसी कंपनियां जिसको परमिशन मिल रखा है सीजी, आरबीआई या फिर एनएचबी से। ठीक है, सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनएचबी होता है नेशनल हाउसिंग बोर्ड। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग कौन सा पॉइंट देखेंगे? ये हम लोग का 3rd नंबर था। अब 4th नंबर पे देखो, नो लिमिट फॉर अनसिक्योर्ड डिवेंचर। अगर कोई कंपनी अनसिक्योर्ड डिवेंचर इशू कर रही है तो उनके लाइफ का मतलब कब रिडीम होगा, इसके लिए कोई लिमिटेशंस है नहीं। ठीक है, मतलब अनलिमिटेड हो गया। 5th नंबर, सिक्योर्ड, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक लिमिट इस रूल्स के अंडर नहीं है। लेकिन नॉर्मली जब डिवेंचर इशू होता है तो क्या होता है ना कि एक टाइम पीरियड देती है कंपनी, ऐसा नहीं कि नहीं देती है, लेकिन है यहाँ पर बोला है कि अनसिक्योर्ड डिवेंचर के लिए कोई लिमिट नहीं है। जैसे यहाँ पर एक बता दिया है ना कि 10 ईयर्स, 30 ईयर्स, बट इसके लिए ऐसा कोई लिमिट नहीं बताया गया है। सिक्योर्ड डिवेंचर्स, सिक्योर्ड डिवेंचर्स शुड बी सिक्योर्ड बाय, तो क्या मॉर्टगेज रखना है? ठीक है, मॉर्टगेज में क्या रख सकते हैं? कंपनी दो तरीके का मॉर्टगेज रख सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी को भी रख सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी रख सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जो मूव करेगा, ठीक है, इमूवेबल मतलब जैसे मान लो लैंड, अब लैंड तो मूव नहीं कर सकता है, बिल्डिंग, ये सब क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब मान लो कोई मशीन है जो मूव कर सकती है। ठीक है, मशीन को भी फिक्स्ड किया जा सकता है लेकिन उसे निकाल के मूव भी तो किया जा सकता है, तो मूवेबल अगर कुछ है तो वो। ठीक है, अब इमूवेबल मतलब जैसे लैंड, ठीक है, वो तो मतलब वो तो किसी भी हालत में मूवेबल नहीं है, बिल्डिंग। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। तो मूवेबल हो या इमूवेबल, दोनों तरीके का मॉर्टगेज यानी कि जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी, सिक्योर्ड रखा जा सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। और क्या होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों तरीके का अलाउड है। अच्छा, 6th नंबर पे लिखेंगे, चार्ज ऑन such should be
created in favor of debenture trustee. इसका चार्ज दिया जाता है, चार्ज ऑन सच शुड बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। ठीक है, तो डिवेंचर ट्रस्टी के फेवर में ये जो भी मॉर्गेज रखा जाएगा उसका चार्ज दिया जाएगा। ठीक है, और ये कैसे एसेट हो सकते हैं? सच एसेट्स कैन बी ऑफ द कंपनी इटसेल्फ, मतलब कंपनी का खुद का एसेट हो सकता है मॉर्गेज, या फिर सिक्योरिटी, मतलब सिक्योर्ड रखने के लिए, मतलब डिवेंचर के अगेंस्ट में सिक्योरिटी पर्पस पे, मतलब जिसको मॉर्गेज बोलते हैं वो रखने के लिए। ठीक है, मतलब गिरवी। इट्स होल्डिंग कंपनी, कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी का एसेट को भी मॉर्गेज रख सकती है, अपनी सब्सिडियरी कंपनी का भी रख सकती है, सब्सिडियरी कंपनी, और एसोसिएट कंपनी का भी रख सकती है। ठीक है, तो ये जो एसेट्स है, ये जो सिक्योर्ड एसेट, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी किसका हो सकता है? जो कंपनी डिबेंचर इशू की है उसका भी हो सकता है, उसके होल्डिंग कंपनी का, उसके सब्सिडियरी कंपनी का, या फिर उसके एसोसिएट कंपनी का भी हो सकता है। ठीक है, तो सच एसेट कैन बी ऑफ। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट ये वाला देखो, ये हम लोग का क्या है, जिनका है, बोलो। ये 5 লিখেছেন, এটা 7 হবে। 5 লিখেছি, সেটা 7 है। আচ্ছা আচ্ছা, ও আমি এটা নিজে 6 লিখেছি, নিজেই মনে হয় বুঝতে পারিনি। এটা 7 হবে, হ্যাঁ, এটা আমি 4 ভেবে বসেছি। अच्छा अच्छा, देखो तो हाँ, हम जो बोल रहे थे, ये वाला जो है, ये रूल्स जो है, तो एमसीक्यू जिनका होगा वो एमसीक्यू के लिए देख सकते हो। ठीक है, इसमें से आ सकता है। ठीक है, जिनका थियोरेटिकली आ सकता है उनका थियोरेटिकली तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब जिसका जैसा आएगा वैसा लिख दो। किसी का अगर पूरा थियोरेटिकली आता है, जिनका थ्योरी लिखना होता है, उनका ये पूरा भी पूछ सकता है कि रूल 18 वाला बता दो, या फिर इससे जो भी छोटा छोटा क्वेश्चन होगा वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखो। अच्छा, इसका हमारे कैलकुलेटिव पार्ट से कोई लेना देना है नहीं खास उतना, बस ये रूल्स को पढ़ना है, क्योंकि इससे थियोरेटिकली क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, अब जिनका जैसा आता है, छोटा क्वेश्चंस भी आ सकता है, बड़ा क्वेश्चंस भी आता है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरीके से डिवेंचर को हम लोग रिडीम कर सकते हैं। डिवेंचर मे बी रिडीम्ड बाय, रिडीम्ड बाय, डिवेंचर कितने तरीके से रिडीम किया जा सकता है? पहला हो जाएगा गिविंग ए स्पेसिफिक नोटिस, समझा देंगे। सेकेंड लिखो एनुअल ड्राइंग्स, थर्ड लिखो आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, फोर्थ लिखो एनी टाइम आफ्टर फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अच्छा, ये मैंने लिखवाया कि एक कंपनी कितने तरीके से जो है वो डिबेंचर का रिडेम्पशन कर सकती है। कंपनी एक नोटिस दे सकती है कि हाँ, हम लोग अब अपना डिबेंचर को रिडीम करना चाहते हैं, और फिर उस नोटिस में जो भी डिटेल्स दिया है उन्होंने, जिस डेट पे किस तरीके से करना क्या है, उसके बारे में कंपनी जो है हमें मतलब पहले से बता सकती है कि हम लोग अभी डिवेंचर जो है रिडीम करना चाहते हैं, और फिर डिवेंचर स्टार्ट कर सकती है, दैट इज सॉरी, रिडेम्पशन स्टार्ट कर सकती है। दूसरा एनुअल ड्राइंग्स, एनुअल ड्राइंग्स का मतलब होता है कि एनुअली, मतलब हर साल थोड़ा थोड़ा डिवेंचर जितना वो ड्रॉ करना चाहती है। अगर किसी का मान लो 1 लाख है, कंपनी सोच रही है हम हर 1 लाख डिवेंचर इशू किया है, और मान लो डिवेंचर था 100 रुपीज करके, 100 इंटू 1 लाख हो गया 100 लाख। ठीक है, 100 लाख का डिवेंचर कंपनी सोच रही है हम लोग 5 साल में करेंगे, तो 100 लाख डिवाइडेड बाई 5 करने से जितना होगा, ये देखो 100 लाख
सपोज इतने का लोन है, अब ये कंपनी 5 साल में करना चाहती है, तो जितना आ रहा है 20 लाख, तो हर साल 20 लाख का जो है डिवेंचर वो रिडीम कर सकती है। इसको बोलते हैं एनुअल ड्रॉइंग। ठीक है, ये हो गया एनुअल ड्रॉइंग, हर साल जो है छोटा छोटा अमाउंट को। गुड इवनिंग विष्णु। गुड इवनिंग। तो हर साल जो है छोटा छोटा अमाउंट पे, छोटा छोटा अमाउंट मतलब एनुअली जितना होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ। ठीक है, तो एनुअली अब देखो इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, लेकिन एनुअली होगा। ठीक है, वो सब डिटेल्स में जब क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे। एनुअल मतलब एक बार में नहीं करके हर साल जो है एक अमाउंट का डिवेंचर कंपनी रिडीम कर सकती है आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। तो कंपनी क्या कर सकती है, इशू के टाइम पे बता देगी कि हम लोग 5 साल बाद ये डिवेंचर रीपे कर देंगे। तो सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स मतलब इशू हो गया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर कंप्लीट हो गया, अब कंपनी को रिडीम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने पहले ही बता रखा था कि हम लोग इतने साल बाद रिडीम कर देंगे। या फिर एनी टाइम आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कंपनी ने बोला था कि 5 साल के बाद कभी भी रिडीम कर सकते हैं, तो जैसे ही 5 साल खत्म हो गया, अब उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 कभी भी कर सकती है। ये दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पर कंपनी बोलेगी जैसे आफ्टर 5 इयर्स। ठीक है, आफ्टर 5 इयर्स मतलब 5 साल बाद ही रिडीम करना पड़ेगा। और यहाँ पर एनी टाइम फिक्स्ड, एनी टाइम आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ इयर्स, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एनी टाइम आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ इयर्स। फिक्स नंबर ऑफ इयर्स 5 है, मान लो कि 5 साल बाद जो है कंपनी ने बोला रिडीम करना है, लेकिन 5 साल बाद ही करना है ऐसा जरूरी नहीं है इसमें। 5 साल बाद कभी भी, 5 साल बाद कभी भी, एनी टाइम आफ्टर फिक्स्ड नंबर ऑफ इयर्स। और ये है आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स, मतलब 5 साल बाद करेंगे तो 5 साल बाद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर एक फिक्स्ड ईयर का बता देना है, और उसके बाद कभी भी, तो जैसे मान लो बोला 6 साल बाद, तो 6 साल बाद कभी भी 7th, 8th, 9th, 10th कभी भी चलेगा, लेकिन इसका मतलब हो जाता है कि जो फिक्स टाइम बता दिया है उसी के बाद ही कर देना है। तो ये लैंग्वेज देखो, डिफरेंस मैंने बताया ना यहाँ पर, लैंग्वेज क्या है, आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स, एनी टाइम आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ इयर्स, या एनी टाइम आफ्टर, ये फिक्स्ड के जगह सर्टेन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट देखने में एक जैसा लग सकता है, लेकिन है अलग अलग। ठीक है, दोनों कंसेप्ट अलग है। एनुअल ड्राइंग्स मतलब हर साल थोड़ा 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 करके, और एक नोटिस देने के बाद लमसम में पेमेंट कर देना। ठीक है, एक नोटिस दे दिया और फिर पेमेंट कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं गिविंग एन स्पेसिफिक नोटिस। ठीक है, बाय गिविंग ए स्पेसिफिक नोटिस। ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, कितने तरीके से, ये टाइप हो गया। ठीक है, टाइप्स, जितने टाइप से डिवेंचर को हम लोग रिडीम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेथड। तो इसके लिए क्या क्या मेथड है, मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या क्या मेथड कंपनी को फॉलो करना पड़ सकता है। पहला मेथड होता है पेमेंट इन लमसम। पेमेंट इन लमसम, इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या है, पेमेंट इन लमसम का मतलब है पूरा अमाउंट, एक जितना भी, मान लो जैसे 1 करोड़ का डिवेंचर इशू है। ठीक है, तो 1 करोड़ का डिवेंचर का पूरा पेमेंट एक ही बार में कर दिया गया। ठीक है, तो दैट इज पेमेंट इन लमसम। और क्या हो सकता है, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट में मतलब कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी बोल सकती है हम 4 साल में पूरा पेमेंट कर देंगे, लेकिन 4 साल में हम लोग डायरेक्टली, जैसे मान लो पेमेंट इन लमसम का हम ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो डिवेंचर इशू आज हुआ है, कंपनी बोल रही है कि 4 साल के अंदर हम लोग रीपे कर देंगे। ठीक है, लेकिन कैसे देंगे, इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे, जैसे 6 मंथ्स के गैप में। ठीक है, जैसे मान लो 6 मंथ्स के गैप में, 6 मंथ्स में मतलब ईयरली 2 टाइम्स करके, है ना। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, कुछ और भी हो सकता है। ईयरली 2 टाइम्स करके हम लोग पेमेंट कर देंगे, 4 साल में 2 बार करके 8 बार में पेमेंट कर देंगे। मतलब इंस्टॉलमेंट, जैसे कुछ खरीदते हैं हम लोग प्रोडक्ट, तो इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं ना, तब इंस्टॉलमेंट कैसे होता है, मंथली होता है, और कुछ और भी तो हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है। वैसे ही पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया कि मतलब जैसे क्वार्टरली, सेमी एनुअली, इसी तरीके से। ठीक है, तो पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट में कर सकती है, और क्या हो सकता है, और है परचेज इन ओपन मार्केट। परचेज इन ओपन मार्केट
फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। ठीक है, कंपनी खुद ही खुद का डिवेंचर, जैसे कंपनी के पास ऑथोरिटी रहता है ना, खुद ही खुद का शेयर मार्केट से परचेस कर सकती है, वैसे ही कंपनी खुद ही खुद का डिवेंचर भी शेयर के तरह, उसे तो बाईबैक बोलते हैं, ठीक है, जिनका चैप्टर है मैंने करवाया है उसको तो बाईबैक बोलते हैं, लेकिन कंपनी खुद अपना डिवेंचर भी मार्केट से परचेस कर सकती है। जब इशू कर रही है तो लाइबिलिटी, जब परचेस कर लेगी, परचेस करके उसे कैंसिल कर सकती है। ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, वो डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है ऐसा करके होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का डिटेल्स में आएगा तो देखेंगे। परचेज इन ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन, मतलब अपना ही डिवेंचर अपने डिवेंचर होल्डर से खरीदेगी, खरीदने के बाद उसे क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। ये एक ऑप्शन होता है डिवेंचर को रिडीम करने का। और जो शेयर वाला मैंने बताया, ये रूल्स जो नया एडेड हुआ है, ये यहाँ पर अंडर सेक्शन 71 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी क्या कर सकती है, कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर सकती है। तो ये भी तो एक रिडेम्पशन का प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई कन्वर्जन इनटू शेयर, शेयर में कन्वर्ट करके कंपनी जो है अपना डिवेंचर का रिडेम्पशन कर सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। ठीक है, इस तरीके से कंपनी अपना डिवेंचर का ये मेथड्स को यूज कर सकती है रिडेम्पशन करने के लिए। अच्छा, अब कंपनी को अपना डिवेंचर जो है ये रिडीम कितने तरीके से कर सकती है, ये भी हम लोगों ने देख लिया, और क्या क्या मेथड्स हो सकता है वो भी देख लिया हम लोगों ने। लेकिन कंपनी को कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता है जब कंपनी डिवेंचर जो है रिडीम करती है। जैसे कि मैंने बोला एक डिवेंचर ट्रस्टी बनाना पड़ता है, वैसे ही कंपनी को DRR, ठीक है, और DRI बनाना पड़ता है। ठीक है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व भी बनाना पड़ता है कंपनी को, और डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो कंपनी को ये दो चीज प्रिपेयर करना पड़ेगा, और इसके लिए एक रूल्स है। ठीक है, इसका एक रूल्स है जिसको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी कैटेगरी कंपनी के लिए किस तरीके का रूल्स फॉलो होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट रूल 18 of companies share and debenture amendment rule 2019, अमेंडमेंट रूल 2019। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर 4 कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, पहले कॉलम में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक्चुअली क्या करना है, ये 4 कॉलम किस चीज का है, हमें ये देखना है DRR किसे क्रिएट करना है और DRI किसे क्रिएट करना है। ठीक है, DRR मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, बता देंगे एक बार, सिर्फ रूल्स बता देते पहले किनको क्रिएट करना है। तो पहले हम लोग कंपनी के कैटेगरी को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा, पहला जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसमें लिखेंगे बैंक और AIFI। AIFI का फुल फॉर्म लिख लो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय RBI। ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय RBI, ये कैटेगरी होगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद सेकेंड कैटेगरी में आएगा अदर फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशन, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सेकेंड कैटेगरी हो गया। थर्ड में आ जाएगा लिस्टेड, लिस्टेड कंपनी जिसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, लिस्टेड कंपनी को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। लिस्टेड कंपनी का हो जाएगा, एक हो जाएगा एनबीएफसी, एचएफसी, एनबीएफसी, एचएफसी और अदर्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है। और यहां पर अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, अच्छा इसमें भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एचएफसी और अदर्स। लिख लो, लिखोगे तो थोड़ा सा लगेगा कि बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन इसका जब समरी बन जाएगा ना ओवरऑल, तो फिर ये टेबल याद रखना टफ नहीं होगा। लेकिन जो रूल्स है उसको पूरा लिखवाने के लिए मुझे इसी तरह से लिखवाना पड़ेगा, लेकिन जो समरी बन जाएगा इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब डीआरआर, डीआरआर कब क्रिएट होता है? पहला बात है किसको डीआरआर क्रिएट करना है? ऐसी कंपनी जिसने डिवेंचर इशू कर रखा है तो उसे डिवेंचर रीपे भी करना पड़ेगा। तो बेसिकली डिवेंचर इशू किया है तो डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, डिवेंचर इशू किया है तो डीआरआई क्रिएट करना पड़ेगा। डीआरआर मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर को रिडीम करने के लिए बनाया गया रिजर्व। डीआरआई का मतलब है कि डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब डिवेंचर को रिडीम करेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा ना, तो पैसा कहां से मिलेगा? तो बोल रहा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए हमें, ठीक है। तो डिवेंचर के लिए जो इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग, उसको जब डिवेंचर रिडीम करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सेल कर देंगे, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या करेंगे, सेल कर देंगे, ठीक है। तो जो डीआरआई है वो हो जाता है डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, डीआरआई, डीआरआई को हम लोग बोलते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये लिखवा देंगे क्या होता है, पहले हम रेट लिखवा देते हैं उसके बाद लिखवा देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर देखो रूल्स हमें क्या बोल रहा है, रूल्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो बैंकिंग कंपनी है या फिर एआईएफआई है, एआईएफआई मैंने बोला लिख लो, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसे आरबीआई रेगुलेट करती है। बैंक को तो आरबीआई करती है, लेकिन एआईएफआई में वो जिनको आरबीआई रेगुलेट करती है उनको डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं होता है। एक्चुअली बैंकिंग कंपनी का अपना रूल्स होता है, तो जिनका बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, सभी कोर्सेस में नहीं है, जिनका है वो लोग पढ़ते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो बैंकिंग का अपना रूल्स होता है, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रूल सारा चीज नॉर्मल कंपनी की तरह नहीं होता है, ठीक है। बैंक का, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का, इंश्योरेंस कंपनी का, उनका सारा चीज अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर बोल रहा है जो बैंक है या फिर जो एआईएफआई है जिसको आरबीआई रेगुलेट करता है, उनको डीआरआर बनाने का जरूरत नहीं है, भले ही उन्हें डिवेंचर इशू कर रखा हो, ठीक है। अच्छा, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनका क्या लिखना है, इनका ऐसे लिखो सेम एज एनबीएफसी, मतलब एनबीएफसी पे जो रूल्स फॉलो होगा वही इन पे रूल्स फॉलो होगा। लेकिन एनबीएफसी तो दो जगह पे है, लिस्टेड भी है अनलिस्टेड भी है। अब इनका देखो, बोल रहा है कि डीआरआर एनबीएफसी लिस्टेड कंपनी में ना तो एनबीएफसी को बनाना है, ना तो एचएफसी को बनाना है, ना तो अदर्स को बनाना है। अदर्स मतलब ऐसी लिस्टेड कंपनियां जो ना तो एनबीएफसी है ना तो एचएफसी है, तो उनको भी नहीं बनाना है, ठीक है। चलो, अनलिस्टेड कंपनी में देखो, एनबीएफसी जो है इनको नहीं बनाना है, एचएफसी जो है इनको नहीं बनाना है, लेकिन जो अदर्स है उनको बनाना है 10%, ठीक है। तो इसका मतलब अगर सेम एज एनबीएफसी होगा तो मुझे बोलो कि इस कैटेगरी के लोगों को, मतलब इस कैटेगरी के कंपनियों को, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो कि एनबीएफसी के तरह रूल्स फॉलो करेगा, उनको डीआरआर बनाना पड़ेगा। एनबीएफसी का यहाँ भी ना है, यहाँ भी ना है, तो यहाँ क्या होगा, डीआरआर बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ, बोलो, डीआरआर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये देखो, अदर फाइनेंशियल नहीं बनेगा ना,
नहीं बनेगा, ठीक है। ये क्या है, ये हम नहीं बता रहे, ये एक्चुअली रूल्स बना हुआ है, तो ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं, तुम लोग ये मत सोचो कि पूरा ऐसे लाइन बाय लाइन याद रखना पड़ेगा, अभी समरी बन जाएगा, लेकिन ये एक बार लिखा हुआ होना चाहिए कॉपी में। इसीलिए हम तो जस्ट इतना पूछ रहे थे कि एनबीएफसी को ना तो लिस्टेड के हिसाब से बनाना है, ना तो अनलिस्टेड के हिसाब से बनाना है। और अगर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे एनबीएफसी का रूल्स लगाने के लिए बोला है, तो इनको भी नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। डीआरआई बोल रहा है इनका नहीं बनाना है। बैंक या एआईएफआई रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इनको डीआरआई नहीं बनाना है, ठीक है। अच्छा, इनके लिए क्या है, इनका वही है, सेम एज एनबीएफसी, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ एनबीएफसी का देख लो। लिस्टेड कंपनी जो है वो अगर एनबीएफसी है, इनको 15% बनाना है। वो अगर एचएफसी है, इनको भी 15% ही बनाना है। डीआरआई का बात हो रहा है। अगर अदर्स है तो इनको भी 15% बनाना है, ठीक है। अनलिस्टेड एनबीएफसी, क्या इनको डीआरआई बनाना है? नहीं बनाना है, ठीक है। ये सब लॉ में बोला गया है। अच्छा, इनको नहीं बनाना है, इनको 15% बनाना है। अच्छा, अब तुम लोग बोलो, अगर इसका सेम एज एनबीएफसी होगा, यहाँ पर तो लिस्टेड कैटेगरी में बनेगा, अनलिस्टेड है तो नहीं बनेगा। तो इसका आंसर हम लोग हाँ या ना नहीं दे सकते। इसका आंसर हम लोग कैसे देंगे, इसमें दो कैटेगरी बनाएंगे। सेम एज एनबीएफसी, अगर लिस्टेड है तो क्या होगा, अनलिस्टेड है तो क्या होगा, उसके ऊपर डिपेंड करके हमें आंसर देना है, ठीक है। तो अगर लिस्टेड है तो देख लो 15% बनेगा, अगर अनलिस्टेड है तो मत बनाओ, ठीक है। यही तो बोला गया है। तो ये तो जस्ट अभी जो रूल्स हमें बोला गया है उसके बेसिस पे ही मैंने ये वाला कॉलम को बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसका समरी क्या है, देखो इसका समरी ये है। बेसिकली फिर क्या निकल के आया, डीआरआर किनको बनाना है, देख लो, इनको नहीं बनाना है, ना बैंक ना एआईएफआई, ठीक है। इनको भी नहीं बनाना है, 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 क्योंकि ये एनबीएफसी की तरह चल रहे हैं, इनको भी नहीं बनाना है। तो मुझे ये बताओ डीआरआर बनाना किसका है, किसको प्रिपेयर करना पड़ेगा डीआरआर, फिर किसको प्रिपेयर करना पड़ेगा? मैंने बोला ना, समरी हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। डीआरआर फिर किसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, अनलिस्टेड अदर्स को, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी जो अदर कैटेगरी में आ रही है, मतलब जो ना तो एनबीएफसी है ना तो एचएफसी है, उनको डीआरआर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम लोग को बस इतना याद रखने से ही होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अनलिस्टेड अदर्स, ठीक है, इनको बनाना पड़ता है डीआरआर। कितना बनाना पड़ेगा यहाँ पर, 10%, ये भी लिख लो। तो समरी यही निकल के आया। अगर पूछा जाए कि डीआरआर किनको प्रिपेयर करना है, बस इतना याद रखने से चलेगा, अनलिस्टेड अदर्स, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना, फिर बाकी और भी दिखाते क्या क्या हमें करना पड़ेगा। डीआरआई कौन प्रिपेयर करेंगे, चलो चेक करते हैं डीआरआई कौन बनाएगा। ये नहीं बनाएंगे, अच्छा ये दोनों नहीं बनाएंगे। लिस्टेड सभी कंपनियां बनाएगी, लिस्टेड सभी कंपनियां बनाएगी, अनलिस्टेड में अदर्स बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं लिस्टेड कंपनी, ठीक है, लिस्टेड कंपनी जो है सभी बनाएगी, और अनलिस्टेड अदर, अनलिस्टेड अदर, ठीक है। कितना, 15%, ठीक है, 15%। अच्छा, अब ये दोनों केस में ही कुछ एक्सेप्शन है, वो कैसे निकल के आएगा देखो। उसके लिए देखो, अगर कोई, पहला एक्सेप्शन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दो तीन पॉइंट हमें देखना पड़ेगा। जैसे अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है और वो बैंक है, ठीक है, मेरा पॉइंट सुनो, कोई अनलिस्टेड कंपनी है और वो बैंक है, ठीक है। तो हम लोग पहले किसका एक्सेप्शन देख रहे हैं, डीआरआर के लिए। ये हम किसके लिए बता रहे हैं, डीआरआर के लिए, ठीक है। तो अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है और वो बैंक है, तो डीआरआर का प्रोविजन क्या उस पे लगेगा, देखो इस पे कंफ्यूजन है, इसीलिए इसको एक्सेप्शन में डाला गया है। तो देखो कंफ्यूजन क्या है, पहला बात है कि अगर कोई बैंक है तो उसको डीआरआर नहीं बनाना है, ठीक है। तो बैंक है तो उसका डीआरआर नहीं बनाना पड़ेगा। बैंक के हिसाब से अगर देखें, सिर्फ बैंक के हिसाब से अगर देखें तो उसको डीआरआर नहीं बनाना है। लेकिन अगर अनलिस्टेड कंपनी का देखो, तो
उनको बनाना है, अगर वो एनबीएफसी नहीं है, एचएफसी नहीं है, तो मैंने तो बोला बैंक, तो बैंक एनबीएफसी भी नहीं है, एचएफसी भी नहीं है, ठीक है। बैंक तो बैंक होता है, वो एनबीएफसी नहीं है, वो नॉन बैंकिंग है नहीं, बैंक है बोल रहा है, और वो सिर्फ हाउसिंग फाइनेंस भी नहीं है, वो बैंक है। तो अनलिस्टेड अगर बैंक है, तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, अनलिस्टेड बैंक। तो ऐसा कोई बैंक है जो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, तो फिर वो अनलिस्टेड में अदर कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो अनलिस्टेड कंपनी बैंक है, तो वो अनलिस्टेड के कौन से कैटेगरी में आ गया, वो अनलिस्टेड के अदर वाले कैटेगरी में आ गया, और उनको 10% बनाने के लिए बोला गया है। अब क्या करना चाहिए, फिर इसका जो है समरी क्या निकल के आएगा, अनलिस्टेड कंपनी है और बैंक है, तो अनलिस्टेड है तो बनेगा, ये देखो दिख रहा है, बैंक है तो नहीं बनेगा, यहां से दिख रहा है। तो फिर इस पे प्रोविजंस क्या क्रिएट किया गया है, तो इस पे प्रोविजन ये क्रिएट किया गया है, एक ना है और एक हाँ है, ठीक है। तो ओवरऑल कहीं पर भी अगर ना हो रहा है ना, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, डीआरआर नहीं क्रिएट करना है, ठीक है, डीआरआर नहीं क्रिएट करना है, मतलब अनलिस्टेड कंपनी है, अगर वो बैंक है तो उनको डीआरआर नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, ये याद रखो। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अनलिस्टेड कंपनी है और वो AIFI है, ठीक है, AIFI है, ये देखो ये वाला। अच्छा, अब AIFI है तो उसके हिसाब से अगर चले, ठीक है, तो डीआरआर तो क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ये वैसी AIFI है जो कि अनलिस्टेड है। अब प्रॉब्लम ये है कि अनलिस्टेड अदर को जो है फैसिलिटी मिलेगा बनाने का, मतलब बनाना है, ठीक है, फैसिलिटी का बात नहीं है, बोल रहे हैं कि अनलिस्टेड वालों को बनाना है 10%। तो क्योंकि ये अनलिस्टेड अदर्स में आ रही है, क्योंकि अदर्स में इसीलिए आ रही है क्योंकि ना तो ये एनबीएफसी है ना एचएफसी है, ठीक है। एनबीएफसी एचएफसी के अलावा कुछ होता है तो ये उसके अलावा ही आ रहा है, एआईएफआई सेम यही वाला कंसेप्ट है। तो अदर्स को तो बनाना है 10%, ठीक है। तो ओवरऑल क्या करें, एक तरफ से तो दिख रहा है कि अगर एआईएफआई है तो मत बनाओ, लेकिन अनलिस्टेड एआईएफआई है तो अनलिस्टेड अदर्स में आ रहा है तो बनाओ, तो करे क्या, तो बोल रहा है मत बनाओ, ठीक है। जब ये कंफ्यूजन है तो मत बनाओ, ठीक है, मत बनाओ। तो ये एक हम लोग का एक्सेप्शन यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पर हम क्या ऐड करने वाले हैं, यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर अनलिस्टेड अदर का डीआरआर बनेगा, लेकिन अनलिस्टेड बैंक या अनलिस्टेड एआईएफआई अगर है, अनलिस्टेड बैंक यहाँ पर लिखते हैं, अनलिस्टेड बैंक और अनलिस्टेड और नहीं एंड और लिख देते, या फिर अनलिस्टेड AIFI है अगर, ठीक है, तो डीआरआर क्रिएट मत करो, ठीक है, डीआरआर क्रिएट मत करो, क्योंकि अगर हम लोग इस टेबल के हिसाब से जाते हैं तो अनलिस्टेड बैंक अदर्स में आता है, अनलिस्टेड AIFI भी अदर्स में आता है, लेकिन एक जो है एक लॉ के हिसाब से हाँ, एक लॉ के हिसाब से ना, तो फिर यहाँ पर रूल्स लाया गया कि नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो डीआरआर और डीआरआर दोनों केस में नहीं बनेगा, तो ये मैंने एक्सेप्शन लिखवा दिया कि अगर अनलिस्टेड बैंक है और अनलिस्टेड AIFI है तो नहीं बनेगा, डीआरआर नहीं बनेगा, ठीक है, ये याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है। बेसिकली तुम लोग को ये समरी याद रखना है, अनलिस्टेड अदर्स पे बनता है बट अनलिस्टेड बैंक या AIFI हो तो नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन एक बार खुद से गो थ्रू करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। हम तो बता दे रहे कैसे करके गो थ्रू करना है, ठीक है, जैसे हम समझा रहे वैसे ही तुम लोग को यहाँ पर समझना चाहिए। अच्छा, फिर हम लोग पढ़ेंगे डीआरआई के बारे में, ठीक है। डीआरआई, इसका क्या एक्सेप्शन आता है, डीआरआई में भी हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे लिस्टेड कंपनी के हिसाब से। अगर लिस्टेड कोई कंपनी है और वो बैंक है, बस यही कुछ चीजों में कंफ्यूजन आता है, इसीलिए इसके ऊपर अलग से रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी है, पहले देखो डीआरआई कौन बनाता है, ये ना है इनका, लिस्टेड वालों का हाँ है, अनलिस्टेड का ना है, लिस्टेड तो सभी का हाँ है, अनलिस्टेड में सिर्फ अदर्स का हाँ है, ठीक है। अच्छा चलो, तो बोल रहा है कि अगर लिस्टेड कंपनी है और अगर वो बैंक है, तो पहले देखते हैं बैंक को डीआरआई बनाना है नहीं बनाना है, बैंक को ना तो डीआरआर बनाना है, जब डीआरआर ही नहीं बनेगा तो डीआरआई बनाएगा कैसे, ठीक है। रिजर्व क्रिएट नहीं करना है तो इन्वेस्टमेंट भी क्रिएट नहीं करना है, तो बैंक है, इसीलिए बोल रहा है कि इनका जो है डीआरआई नहीं बनेगा, ठीक है, इनको डीआरआई नहीं बनाना है। तो हम इसमें
ये वाला कलर यूज करेंगे। DRI नहीं बनाना है, बैंक को DRI नहीं बनाना है। कैसे पता चला? यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब लिस्टेड कंपनी है, क्या लिस्टेड कंपनी को DRI बनाना होता है? ये रहा लिस्टेड कंपनी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आए, उसे तो DRI बनाना है 15%। अच्छा, तो इनको बोल रहा है कि DRI बनाओ। इनके लिए तो हाँ है, सभी के लिए हाँ है। इनके अंदर जो 3 सब कैटेगरी है, सभी के लिए हाँ है। तो इसके हिसाब से DRI बनना चाहिए। चलो, तो एक बोल रहे हैं लिस्टेड कंपनी है तो बनेगा, लेकिन बैंक है तो नहीं बनेगा। तो मैंने एग्जांपल लिया है कि ऐसा बैंक जो कि लिस्टेड है, मतलब जिनका शेयर वेयर मिलता है ना मार्केट में, तो लिस्टेड हो गया। तो इसका क्या करे, कंक्लूजन क्या लाए? बोल रहे मत बनाओ, इतना कंफ्यूजन है तो बनाओ मत। जैसे देखो, सेम चीज यहाँ भी एप्लीकेबल हुआ ना, एक हाँ और एक ना में ना हो जा रहा है। यहाँ भी सेम, एक हाँ और एक ना होता है तो ना हो जाएगा, यहाँ भी वही। तो रूल्स वही फॉलो होता है, ठीक है। लेकिन कब कब एक्सेप्शन होगा वही हमें थोड़ा सा देख लेना है। दूसरा यहाँ पर लिखते हैं लिस्टेड कंपनी है और वो AIFI है, ठीक है। तो AIFI को तो DRI नहीं बनाना है। AIFI जो है, इनको तो DRI नहीं बनाना है। क्योंकि अभी देखो, बोलते बोलते इतने बार में याद हो गया होगा, बैंक और AIFI का ना तो DRR बनेगा ना तो DRI बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर लिस्टेड कंपनी है। तो लिस्टेड कंपनी है तो उनका तो सभी कैटेगरी में DRI बनेगा, वो भी 15%, ये हमें पता है। लिस्टेड कंपनी है, चाहे वो NBFC हो, चाहे HFC हो, या इसके अलावा कुछ और हो, इनका सभी कैटेगरी में 15% करके DRI बनना चाहिए। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या हुआ? लिस्टेड कंपनी के हिसाब से DRI बनना चाहिए, लेकिन अगर AIFI है तो DRI जो है नहीं बनना चाहिए। इस पे मैंने क्रॉस नहीं लगाया, नहीं बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर AIFI लिस्टेड है तब क्या करें? AIFI अगर लिस्टेड है फिर तो कंफ्यूजन हो जा रहा है, लिस्टेड के हिसाब से बनना चाहिए, AIFI के हिसाब से नहीं बनना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन यही निकल के आएगा कि DRI नहीं बनना चाहिए, ठीक है। DRI नहीं बनना चाहिए। तो इससे हम लोगों का यहाँ पर एक्सेप्शन निकल के आता है। एक्सेप्शन क्या निकल के आ गया? बैंक, बैंक और AIFI, ठीक है। लिस्टेड बैंक और AIFI, लिस्टेड बैंक एंड लिस्टेड AIFI, इनका नहीं बनेगा। जबकि देखो, लिस्टेड कंपनी का बनता है, लेकिन लिस्टेड बैंक, लिस्टेड AIFI, इनका नहीं बनेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने सीख लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, और एक पॉइंट है, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तब क्या होगा? तो लिस्टेड कंपनी का कौन सा वाला पढ़ रहे हैं हम लोग? DRI पढ़ रहे हैं। लिस्टेड कंपनी का तो बनना चाहिए 15%। अगर सिर्फ लिस्टेड पे हम लोग ध्यान दे तो इनका DRI जो है बनना चाहिए वो भी 15%, ठीक है। ये हमें पता है, DRI बनना चाहिए 15%। और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये वाला, ठीक है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनका DRI का केस क्या है? उनका DRI का केस ये है कि अगर लिस्टेड है तो 15% बनेगा, ठीक है, और अगर अनलिस्टेड है तो नहीं बनेगा। तो ये तो लिस्टेड है तो बनेगा, ठीक है। यहाँ पर DRI 15% बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें हम लोग को क्या करना है? DRI 15% बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि ये हो गया लिस्टेड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, लिस्टेड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर ये एक्चुअली कैसे ट्रीट हो रहा है, ये देखो, ये NBFC के तरह है ना, तो ये लिस्टेड NBFC के तरह ही ट्रीट हो रहा है, ये लिस्टेड NBFC के तरह ही ट्रीट हो रहा है, ठीक है। इसको अगर नहीं भी लिखते तो समझ में आता है कि लिस्टेड का भी बनेगा, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी बनता है, तो इस बनेगा, ठीक है। अच्छा, और एक देखते हैं, इसमें तो एक्सेप्शन नहीं निकल के आए, तो चलो और एक देखते हैं, अनलिस्टेड कंपनी अदर फाइनेंशियल
इंस्टीट्यूशन। तो अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी का डीआरआई बनता है, ठीक है, लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों का बनता है, तो इनके हिसाब से तो डीआरआई बनेगा 15%। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसमें किसका बनेगा, उसमें लिस्टेड वालों का बनेगा, ठीक है, लिस्टेड वालों का बनेगा। तो इसके हिसाब से देखो यहाँ पर नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये अनलिस्टेड है, तो इसका डीआरआई नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो अनलिस्टेड है, तो उस पर क्रॉस लगा हुआ है ना, तो अनलिस्टेड है तो नहीं बनेगा। तो एक तरफ से यहाँ पर क्या हो रहा है, डीआरआई बनना चाहिए क्योंकि लिस्टेड का बात हो रहा है, और एक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सॉरी अनलिस्टेड का बात हो रहा है, लेकिन ये अनलिस्टेड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो ना हो गया। एक हाँ और एक ना में हम लोग का हमेशा ना होगा, मतलब इनको डीआरआई क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, इनको डीआरआई क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, एक्सेप्शन में और कुछ लिखना पड़ेगा क्या, हम लोग को देख लेते हैं। लिस्टेड कंपनी का बनना चाहिए, हम जस्ट एक बार देख लेते हैं कि कुछ लिखवाना चाहिए कि नहीं मुझे। लिस्टेड कंपनी का बनेगा, अनलिस्टेड कंपनी का बनेगा, सिर्फ लिस्टेड बैंक और लिस्टेड एआईएफआई का नहीं बनेगा। और अभी अभी हम लोगों ने और एक निकाला यहाँ पर, अनलिस्टेड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का नहीं बनेगा, ठीक है, अनलिस्टेड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का इसमें जोड़ लो, अनलिस्टेड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अनलिस्टेड का तो वैसे बनता है ना अनलिस्टेड, लेकिन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम लोग को बस समरी इतना ही याद रखने से काम हो जाएगा। डीआरआर किनका बनना चाहिए, अनलिस्टेड अदर्स का। डीआरआई किसका बनना चाहिए, लिस्टेड और अनलिस्टेड अदर्स का। देखो अनलिस्टेड अदर्स दो जगह पे कॉमन है, इजीली याद रह जाएगा। रेट तो ये फिक्स्ड है 10 और 15, ठीक है। तो लिस्टेड एंड अनलिस्टेड अदर्स का डीआरआई बनेगा, अनलिस्टेड अदर का डीआरआर बनेगा। एक्सेप्शन है अनलिस्टेड बैंक, और यहाँ पर लिस्टेड बैंक और लिस्टेड एआईएफआई। एक्सेप्शन भी देखो लगभग लगभग दोनों कैटेगरी सेम है, बैंक बैंक, एआईएफआई एआईएफआई, यहाँ लिस्टेड लिस्टेड, यहाँ अनलिस्टेड अनलिस्टेड, और अनलिस्टेड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो थोड़ा सा गो थ्रू करने से याद हो जाएगा, और क्वेश्चन में इसका कैसे यूज होगा वो भी हम बता देंगे। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे कि डीआरआर जो है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। डीआरआर, डीआरआर का पॉइंट लिखो। सबसे पहले लिखेंगे हु हैज टू क्रिएट, किनको क्रिएट करना है डीआरआर, ठीक है, किनको क्रिएट करना है, अनलिस्टेड अदर्स एक्सेप्ट बैंक एंड एआईएफआई, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं और भी अच्छे से याद रह जाए। अनलिस्टेड अदर एक्सेप्ट बैंक कॉमा एआईएफआई। अनलिस्टेड सभी अदर, अनलिस्टेड अदर कैटेगरी में जो आएगा उनका सभी का क्रिएट होगा डीआरआर, सिर्फ अनलिस्टेड बैंक और अनलिस्टेड एआईएफआई का क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कितना क्रिएट करना चाहिए, ठीक है, हाउ मच, कितना क्रिएट होना चाहिए। तो इसमें लिखते हैं, पढ़ रखा है हम लोगों ने 10% ऑफ, 10% तो पढ़ा हम लोगों ने, लेकिन 10% ऑफ कितना, मतलब किसका 10%, 10% ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग, डिवेंचर आउटस्टैंडिंग। अब डिवेंचर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जितना डिवेंचर हम लोगों ने इशू कर रखा है वो पूरा ही आउटस्टैंडिंग माना जाता है। जितना डिवेंचर इशू कर रखा है वो पूरा ही, जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है, ठीक है। तो 10% ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग, तो 10% बार बार बोल रहे हैं, बट 10% किस पे कैलकुलेट करेंगे, जो डिवेंचर इशूड है उस पे कैलकुलेट करना है। फिर कहां से क्रिएट करेंगे, ये 10% पता चल गया कि जितना डिवेंचर इशू किया गया उसका 10%, मान लो 10 लाख इशू किया गया उसका 10% 1 लाख। लेकिन कहां से क्रिएट करेंगे, ये 1 लाख का अमाउंट, ये रिजर्व कहां से क्रिएट करेंगे, तो फ्री रिजर्व से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व,
फ्री रिजर्व से हमें क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, फ्री रिजर्व का मतलब क्या? फ्री रिजर्व का मतलब जो रिजर्व को हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट के लिए जो रिजर्व हम लोग यूज कर सकते हैं वही फ्री रिजर्व होता है। इसका रीजन भी मैंने एक बार बताया, फिर बताते हैं ये ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखो, जो हम लोग जो डिविडेंड देते हैं वो हम लोग कहाँ से देंगे? बिजनेस की इनकम से प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट से डिविडेंड दिया जाता है। तो प्रॉफिट तो डे टू डे की इनकम से होगा, तो डे टू डे का इनकम से हम लोग डिविडेंड बांटते हैं और वही हमारे लिए फ्री होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कुछ जैसे मान लो एसेट वगैरह बेच के प्रॉफिट कमा रहे तो वो हमारा फ्री नहीं होता है, क्योंकि फ्री वही होता है जो डेली मेहनत से कमाया जाता है, ठीक है। तो दैट कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, ठीक है। जिसको हम लोग डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं उसी को हम लोग फ्री रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखो तो पीएल का बैलेंस, तो पीएल में कौन सा बैलेंस रहता है? ठीक है, पीएल, पीएल को यूज कर सकते हैं। पीएल तो हमारे डेली के प्रॉफिट से क्रिएट होता है। जनरल रिजर्व, ठीक है, जो रिजर्व स्पेसिफिक नहीं है, जिसके आगे कोई नाम लिखा हुआ नहीं है, जनरल रिजर्व। और क्या होता है? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, मैंने डीईआर लिखा है, बोल देते हैं ना, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, मतलब ये लिख ही देते हैं, नहीं तो जनरल रिजर्व तो याद रहता है, फिर इसमें तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। डिविडेंड इक्वलाइजेशन मतलब ऐसा रिजर्व जो डिविडेंड बांटने के लिए ही किया गया है, ये सब फ्री होता है। हमें कौन सा रिजर्व लेना है? जो डिविडेंड बांटने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर डिविडेंड बांटने के लिए स्पेसिफिकली कोई रिजर्व बनाया गया है वो भी हमारा फ्री रिजर्व होगा। डे टू डे के इनकम से जनरेट हुआ प्रॉफिट, पीएल, वो फ्री रिजर्व होगा। इसके अलावा फ्री क्या होगा? प्रॉफिट का कोई हिस्सा जिसे हम लोग एज ए जनरल रिजर्व जो है क्रिएट कर रहे हैं वो भी होगा। जनरल रिजर्व का मतलब है ऐसा रिजर्व, रिजर्व कहाँ से क्रिएट होता है? प्रॉफिट से। वो रिजर्व जिसको हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए ये फ्री होता है, ठीक है। अब ये हम लोगों ने पता कर लिया। सबसे पहले डीआरआर कौन क्रिएट कर सकता है? अनलिस्टेड अनलिस्टेड अदर एक्सेप्ट बैंक एंड एआईएफआई। कितना क्रिएट करना है? 10%। 10% किसका? आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का, ठीक है। अच्छा, अब ये 10% जो आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का क्रिएट करेंगे, कहां से करेंगे? रिजर्व को बोल रहा है कि फ्री रिजर्व से क्रिएट करना है। फ्री रिजर्व का मतलब भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्या होगा? व्हेन शुड डीआरआर बी क्रिएटेड, कब क्रिएट करना चाहिए? व्हेन शुड डीआरआर बी क्रिएटेड, कब क्रिएट करें? तो इसके लिए लिखो एनी टाइम बिफोर रिडेम्पशन, एनी टाइम बिफोर रिडेम्पशन, ठीक है। रिडम्पशन के पहले कभी भी हमें डीआरआर क्रिएट करने का मौका मिलेगा, मतलब कभी भी क्रिएट कर सकते हो, रिडम्पशन के बाद नहीं चलेगा। क्योंकि रिडेम्पशन डिवेंचर को रीपे करने के लिए तो क्रिएट कर रहे हो ना, तो डिवेंचर रिडेम्पशन करने के पहले कभी भी डीआरआर क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया डीआरआर। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर डीआरआई। डीआरआई पे देखो क्या क्या सीखना है हम लोग को, इसमें भी सेम वही देखेंगे। पहला, who has to create, कौन क्रिएट करता है? डीआरआई। ये देखो डीआरआई कौन क्रिएट करेगा? लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड अदर, ठीक है, एक्सेप्ट लिस्टेड बैंक, लिस्टेड एआईएफआई और अनलिस्टेड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड अदर, एक्सेप्ट अनलिस्टेड, देख लेते क्या था, अनलिस्टेड सॉरी लिस्टेड बैंक एआईएफआई, एक्सेप्ट अनलिस्टेड, अनलिस्टेड का भी लिख सकते हैं, अनलिस्टेड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लिस्टेड बैंक एंड एआईएफआई।
नेक्स्ट लिखेंगे हाउ मच, कितना क्रिएट करना है, 15%। लेकिन 15% किसका, वो भी तो देखना पड़ेगा। 15% ऑफ डिवेंचर मैच्योरिंग एट द एंड ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये फाइनेंशियल ईयर लिखा है मैंने। बोल रहा है कि 15% इन्वेस्टमेंट क्रिएट करना है, लेकिन कितने का 15%? बोल रहा है कि जितना डिबेंचर हम लोग क्या करना चाहते हैं, किसी फाइनेंशियल ईयर में रिडीम करना चाहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखते हैं, सपोज हम लोग के पास टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है सपोज 10 लाख। ठीक है, तो हम लोग अगर रिडीम करना चाहते हैं, रिडीम करना चाहते हैं सपोज हम लोग 6 लाख। ठीक है, तो हम लोग को 6 लाख का 15% जितना होगा उतना DRI क्रिएट करना पड़ेगा। तो 6 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 90,000 शायद। $90,000। ठीक है, तो 90,000 जो है हम लोग का DRR बनेगा, DRI बनेगा। ये एग्जांपल दे दिया मैंने। तो मतलब जितना भी हम लोग का डिबेंचर है उसमें से जितना हम लोग मैच्योर मतलब जितना रीपे करना चाह रहे हैं उतने के ऊपर 15% कैलकुलेट करके हमें डिवेंचर का रिडेम्पशन करना पड़ेगा। सॉरी, ये 15% जो है DRI क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और ये कहाँ से क्रिएट होगा, आउट ऑफ। ठीक है, जैसे देखो DRR डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कहाँ से क्रिएट होगा, फ्री रिजर्व से क्रिएट होगा। उसी तरीके से DRI कहाँ से क्रिएट होगा, बैंक बैलेंस से। ठीक है, DRI कहाँ से क्रिएट होगा, बैंक बैलेंस, मतलब हमारे पास जो पैसा रहेगा उससे होगा। और अगर बैंक बैलेंस से होगा और हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना उसको सेल करके हमारे पास बैंक बैलेंस आएगा। बैंक बैलेंस कहाँ से आएगा, बैंक बैलेंस आफ्टर सेलिंग DRI। ठीक है, DRI बेचने के बाद भी आएगा। इसके अलावा अगर कंपनी के पास कोई बैंक बैलेंस है उससे भी होगा। ठीक है, हम लोग DRI मतलब जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है मार्केट में, उस इन्वेस्टमेंट को जब हम लोग बेच देंगे तो जो पैसा आएगा उससे, और हमारे पास अगर पहले से कोई पैसा है तो उससे भी हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो आउट ऑफ बैंक बैलेंस भी सिर्फ लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में दे दो। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे व्हेन शुड अमाउंट बी इन्वेस्टेड, कब अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब DRI कब क्रिएट करना है। जैसे देखो DRR कब क्रिएट करना है, एनी टाइम बिफोर रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के पहले कभी भी। लेकिन इसका ऐसा नहीं है, कभी भी क्रिएट कर देंगे ऐसा नहीं है। इसका रूल्स क्या बोल रहा है, ऑन और बिफोर 30th ऑफ अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ which debenture are to be redeemed। इसका मतलब क्या हो गया, कोई एक फाइनेंशियल ईयर है जिस ईयर में डिवेंचर रिडीम होगा। जैसे मान लो फाइनेंशियल ईयर है 2022 2023। ठीक है, तो बोल रहा है कि ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल हो गया। ठीक है, 30th अप्रैल कहां पर आएगा, सपोज कि ये 30th अप्रैल है, 30th अप्रैल 2022। ठीक है, ये 1 मंथ हो गया। तो अगर हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर में डिवेंचर रिडीम करना चाह रहे हैं तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो 30th अप्रैल आएगा उसके उस डेट पे या उसके आगे कभी भी हमें क्या क्रिएट कर रखना है, DRI। पढ़ के देखो, ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एट द एंड ऑफ विच डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड। 2023 के एंड में हम लोग डिवेंचर को रिडीम करना चाहते हैं, मतलब 2023 के अंदर। ठीक है, मतलब 31 मार्च 2023 के अंदर हम लोग डिवेंचर को रिडीम करना चाहते हैं अगर, तो इस फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग 1 अप्रैल 22 है। तो इसमें जब 30th अप्रैल आ जाएगा उसके
उस डेट पे एटलीस्ट, ये सबसे लास्ट डेट हो गया, इस डेट पे या फिर इसके आगे कभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डिवेंचर के लिए मतलब डीआरआई क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, डीआरआई जो क्रिएट करना है उसका रूल्स ये है। लेकिन यहाँ पर आसान था कि डीआरआर कब क्रिएट करना है, कभी भी क्रिएट कर लो। ठीक है, बिफोर रिडेम्पशन, बिफोर रिडेम्पशन कभी भी क्रिएट कर लो, चलेगा। अच्छा, अब हम लोग रिडेम्पशन के लिए एंट्रीज थोड़ा लिख लेते हैं, एंट्रीज लिख पाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पर एक सेकंड, देखो जब हम लोग डीआरआर क्रिएट करते हैं तो हम एक काम करें क्या, डीआरआर पे और मुझे कुछ लिखवाने का जरूरत है या यहाँ से हो जाएगा? यहाँ तो मैंने बता ही दिया है कि किसको किसको डीआरआर क्रिएट करना है। 25%, यहाँ पर 10% क्रिएट करना है, 25% पहले रूल्स था, छोड़ो 10% क्रिएट करना है। ठीक है, और कुछ इससे लिखने का हमें जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा अब जो है क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा सा एंट्री लिखवा ही देते, नहीं तो कंफ्यूजन रह जाएगा। चलो एंट्री एक बार लिखवा ही दी, एंट्रीज। अच्छा, एंट्रीज में क्या हो जाएगा, सबसे पहला एंट्री हो जाएगा, हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा डीआरआर। डीआरआर मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, या फिर इसे डीआरएफ भी बोलते हैं, मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, या फिर सिंकिंग फंड भी बोलते हैं। ठीक है, सिंकिंग फंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमें स्टेप क्या लेना पड़ेगा, हम लोग को फ्री रिजर्व से, ये देखो एंट्री तो बताएंगे, फ्री रिजर्व से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ये क्रिएट करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डीआरआर, डीआरएफ या फिर सिंकिंग फंड। ठीक है, डीआरआर मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डीआरआर का मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व लिखवा देते हैं। ठीक है, डीआरएफ एक ही बात है, कहीं कहीं डीआरएफ भी रहता है, तो डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, और इसका होता है सिंकिंग फंड, एक ही बात है। ठीक है, कुछ भी लिखो एक ही बात। अच्छा, सबसे पहले फ्री रिजर्व से ये बनेगा, और जैसे ही ये बन गया इसके बाद ये रिजर्व से हम लोग पैसा लेके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं डीआरआई, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, ऐसे भी बोला जाता है, या फिर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, क्रिएट इन्वेस्टमेंट, उस रिजर्व के पैसे से ही हम लोग इन्वेस्टमेंट क्रिएट करेंगे, मतलब मार्केट से इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहे हैं, तो इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, या फिर डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। इतना बड़ा बड़ा नाम है ना, तो एक बार लिखवा देते हैं, बाकी शॉर्टकट ही यूज करेंगे हम लोग। एसएफआई हो जाता है सिंकिंग फंड, और उसमें आई फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, देखो हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया है उससे हमें क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट से अब हमें मिलना शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा। तो जब भी हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे, क्योंकि हमें डीआरआर क्रिएट करना है बिफोर रिडेम्पशन, तो फ्री रिजर्व से डीआरआर बनेगा, फिर वहां से हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी बेसिस पे हम लोग अपना पूरा जर्नल एंट्री जो है ये कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो जर्नल एंट्री क्या होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पीएल से, पीएल या फिर जनरल रिजर्व या फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ठीक है, ये सब यूज करके हम लोग का बन जाएगा, या फिर फ्री रिजर्व भी लिख देते हैं एक ही बार में तो भी चलेगा। ठीक है, इससे हम लोग क्या बनाएंगे, डीआरआर, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो है यहाँ पर
डीआरआर क्रिएट हो गया। अब डीआरआर को हम लोगों को क्या करना है, डीआरआर का पैसा से डीआरआई क्रिएट किया जाएगा, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम लोगों ने क्या कर लिया, इन्वेस्टमेंट परचेस कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब जब इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आएगा तो यही वाला प्रोसेस मैंने लिखा है, पहले फ्री रिजर्व से क्रिएट हुआ तो फ्री रिजर्व डेबिट टू डीआरआर, ठीक है। अब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट परचेस कर लिया तो डीआरआई टू बैंक, मतलब इन्वेस्टमेंट किस चीज के लिए परचेस किया है, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट परचेस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया पैसा से इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, तो जैसे इन्वेस्टमेंट टू बैंक होता है, यहाँ पर नाम हो गया डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक, ठीक है। अब अगर पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट आएगा, तो बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आ रहा है वो पैसा हम लोगों ने रिसीव किया, और वो पैसे को कहाँ ट्रांसफर करना है, जैसे नॉर्मली हम लोगों को कुछ इंटरेस्ट से पैसा मिलता है वो हम लोग पीएल में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन ये वाला पीएल में नहीं जाएगा, ये डीआरआर में जाएगा, ठीक है। इस रिजर्व से क्रिएट किया गया है तो इस रिजर्व में वो इंटरेस्ट जाएगा, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्या लिखते हैं, टू पीएल लिखते हैं, यहाँ होगा टू डीआरआर, ठीक है। यहाँ ट्रांसफर होगा, डीआरआर में ट्रांसफर होगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे, तो उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डिवेंचर, जैसे परसेंटेज रहता है डिवेंचर का, परसेंटेज ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रीमियम अगर पे कर रहे हैं डिवेंचर रिडीम करने पे, टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर को ड्यू कर लिया, ठीक है। अच्छा, 6 नंबर पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर जब हम लोग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रीपे करेंगे तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा डीआरआर, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व डेबिट, इससे हम लोग प्रीमियम का पे ऑफ करेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम का पैसा कहां से पे होगा, डीआरआर से पे होगा, ठीक है, मतलब राइट अप डीआरआर से होगा। फिर 7th नंबर पे क्या करेंगे, अब ये ड्यू कर दिया हम लोगों ने, और यहाँ पर हम लोगों ने प्रीमियम का राइट ऑफ कर दिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा भी लाना पड़ेगा, तभी तो जो है रीपे कर पाएंगे। तो बैंक टू डीआरआरआई, डीआरआई डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, ये बेच दिया, और ये बेचने के टाइम कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो ट्रांसफर कहाँ होगा, डीआरआर में होगा। प्रॉफिट हुआ जैसे टू पीएल होता है ना, इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल, लॉस हुआ तो बैंक पीएल टू इन्वेस्टमेंट, वैसे ही अगर हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं तो बैंक टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, और अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा टू डीआरआई, और अगर लॉस हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा डीआरआई डीआरआर डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इस यहाँ पर जो भी प्रॉफिट या लॉस जनरेट हो रहा है वो डीआरआर में चला जाएगा, या फिर इंटरेस्ट में मिल रहा है तो वो डीआरआर में जाएगा। तो यहाँ पर क्रिएटेड जो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो इस फंड से क्रिएट किया गया है इन्वेस्टमेंट, इसीलिए इन्वेस्टमेंट से रिसीव हुआ इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, डीआरआर में जाएगा। इन्वेस्टमेंट बेच दोगे, प्रॉफिट या लॉस कहाँ जाएगा, डीआरआर में जाएगा, ठीक है। तो हमेशा डीआरआर में एडजस्ट होगा, इसमें पीएल में जाने का कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। अब हम लोगों ने जो डिवेंचर होल्डर को ड्यू किया था उनको पे कर देंगे, तो 8th नंबर पे एंट्री क्या हो सकता है, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगा, मैंने नरेशन नहीं लिखा है, नॉर्मल ऐसे ही लिख दिया है। अभी हम लोग कोई क्वेश्चन करेंगे नरेशन वाला रहेगा तो उसमें हम बता देते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो ये एक रफली मैंने आइडिया दे दिया कि कैसे हमें करना है। अच्छा चलो, अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक क्वेश्चन जो है देख रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये वाला आज हम लोग कर पाएंगे, जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा है उसके बेसिस पे। अच्छा, देखो क्या बोल रहा है, the following balances appeared in the books of Paradise Limited, unlisted company other than AIFI, banking company, NBFC and HFC as on 1/4/2001। पहले तो डिसाइड करो कि ये कंपनी को डीआरआर और डीआरआई बनाना है नहीं बनाना है, क्या, या फिर दोनों ही बनेगा या दोनों ही नहीं बनेगा, वो बताओ, सोच के तुम लोग बताओ कि क्या होगा। तो ये कैसी कंपनी है, लिखा हुआ है देख लो, अनलिस्टेड कंपनी है और अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग, एनबीएफसी, एचएफसी है, तो मुझे बोलो क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, डीआरआर और डीआरआई, इसका बताओ क्या होगा, सोच के बताओ क्या होगा।
तो ये अनलिस्टेड तो है ना, अब इसका कैटेगरी देखो, अनलिस्टेड अगर है, कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। पहले हम लोग डीआरआर का सोचते हैं, ठीक है, डीआरआर का देखो, डीआरआर में चलो। 10% बनेगा। हाँ बोलो, बनेगा डीआरआर बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले ये बताओ। परसेंटेज तो फिक्स्ड है शायद, सिर्फ 15-15 10-10। हाँ बोलो, डीआरआर बनेगा, हाँ बनेगा, कितना, 10%। अच्छा, डीआरआई 15% बनेगा। बनेगा, ठीक है, बनेगा। परसेंटेज फिक्स्ड है, हमें पहले ये डिसाइड करना होता है कि डीआरआर और डीआरआई इनका बनेगा कि नहीं बनेगा। कैसे डिसाइड करेंगे, आसान है, यहां से भी देख सकते हो या समरी में चले जाओ, ठीक है। समरी में क्या बोला था, डीआरआर किनका बनता है, अनलिस्टेड अदर कंपनी का, ठीक है। तो ये कैसी कंपनी है, ये बोल रहा है कि ये अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है। अब अनलिस्टेड अदर है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो अनलिस्टेड है, अदर देन एआईएफआई, मतलब एआईएफआई नहीं है, बैंकिंग कंपनी भी नहीं है, एनबीएफसी भी नहीं है, एचएफसी भी नहीं है। तो पहले अनलिस्टेड के कैटेगरी में जाओ, यहाँ पर ये देखो अनलिस्टेड के कैटेगरी में कौन आता है, एनबीएफसी, एचएफसी, अदर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये एनबीएफसी नहीं है, ये एचएफसी भी नहीं है, तो ये अदर है, ठीक है। तो अदर है तो ये बनेगा ना 10%, ठीक है, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी, एचएफसी, तो फिर ये बनेगा, ठीक है। और बैंकिंग और एआईएफआई तो एक्सेप्शन में आता है, लिखवाया ना समरी में, देखो बैंकिंग और एआईएफआई अनलिस्टेड होने पर भी इस पे नहीं बनेगा। तो डीआरआर क्या है, बनना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कंपनी है, ये कैसा कंपनी है, ये अनलिस्टेड अदर में आ रहा है, ठीक है। ये अनलिस्टेड बैंक या अनलिस्टेड एआईएफआई नहीं आ रहा है, ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, एचएफसी में आ रहा है, ठीक है। और डीआरआई बनेगा कि नहीं, डीआरआई का देखो, अनलिस्टेड अदर, अनलिस्टेड अदर होगा तो डीआईएफआई बनेगा, सॉरी डीआरआई बनेगा। तो ये अनलिस्टेड अदर में आ रहा है तो डीआरआई इसका बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहा है। 12% डिवेंचर है, 12% क्या है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ये कितना है, 7,50,000, मतलब ये डिवेंचर है, इनका टोटल लोन है। बैलेंस ऑफ डीआरआर, डीआरआर में इनका बैलेंस इतना पड़ा हुआ है, ठीक है। डीआरआर इन्वेस्टमेंट 1,12,500, मतलब डीआरआर इन्वेस्टमेंट का मतलब ही डीआरआई है, ठीक है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट या फिर डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, देखो डीआरआरआई और डीआरआई सेम चीज है, ठीक है। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, मतलब डिवेंचर को रिडीम करने के लिए जो रिजर्व बनाया गया था उससे बनाया गया इन्वेस्टमेंट, या डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, सेम बात है, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय 10%, 10% क्या है, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। 10% क्या है, इंटरेस्ट रेट है। 1125 सिक्योर्ड बॉन्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 इच, तो इन्होंने कौन सा इन्वेस्टमेंट खरीदा है, इन लोगों ने एक बॉन्ड खरीदा है, ठीक है, सिक्योर्ड बॉन्ड खरीदा है, जो कि मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड है। 100 रुपीज इसका फेस वैल्यू है, कितना, 1125 का। एनुअल कंट्रीब्यूशन टू द डीआरआर, मतलब जो रिजर्व बनता है उसमें हर साल कितना पैसा दिया जाता है और कब दिया जाता है, बोल रहे हैं कि 31 मार्च को एवरी ईयर दिया जाता है। ऑन 31 मार्च 2002 बैंक बैलेंस बोल रहा है 7,50,000 है, बिफोर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट यानी ये वाला इंटरेस्ट का बात हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिलने से तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना। एंट्री क्या होता है, बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उसके पहले ही इंटरेस्ट रिसिप्ट होने के पहले इतना था, तो इंटरेस्ट रिसिप्ट होने के बाद क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा। द इन्वेस्टमेंट वेयर रियलाइज्ड एट पर फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, इन्वेस्टमेंट को रियलाइज्ड मतलब बेच दिया गया है पर वैल्यू पे फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर और एट अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन द एबव डेट, और डिवेंचर का जो रिडेम्पशन हो रहा है वो 10% प्रीमियम पे हो रहा है, मतलब 100 रुपए के ऊपर और भी 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, मतलब 110 पे रिडीम हो रहा है ऑन द एबव डेट, ठीक है। यहाँ जो डेट है इस डेट पे जो है डिवेंचर का रिडेम्पशन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च 2002, हम लोग को क्या करना है, अकाउंट प्रिपेयर करके देना है। अकाउंट का नाम हमें बता दिया है, मेंशन कर दिया है, डिवेंचर अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। ये हमें प्रिपेयर करना है। अच्छा, तो जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे हमें क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा वो एक बार देख लो। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि जो डीआरआर है
वो 10% है कि नहीं। जो डीआरआर है वो पहले देख लो कि 10% क्रिएटेड है कि नहीं आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का। सेकंड देखना है जो डीआरआई है वो 15% है कि नहीं, वो चेक करना है। ठीक। थर्ड प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को बेच देना है, डीआरआई को सेल कर देना है। सेल करने से क्या मिलेगा, सेल करने से हमारे पास आएगा पैसा। ठीक है, पैसा आएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर को रिडीम कर देंगे। ठीक है, रिडीम कर देंगे। और डीआरआर को क्लोज करना पड़ता है। डीआरआर को कहाँ क्लोज करेंगे, जनरल रिजर्व में। ठीक है, ये मैंने बताना मतलब चाहिए था, भूल गए। अभी देख लो डीआरआर को कहाँ क्लोज करना है, एटलस जनरल रिजर्व में हमें क्लोज कर देना है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर जब हम लोग इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो यहाँ पर देख लेना चाहिए कि इंटरेस्ट अगर कुछ रिसीवेबल है तो वो हमें मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम अकाउंट्स जो है जो भी हमें बोला है वो ड्रॉ करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें अकाउंट बनाना है। ये देखो, डिवेंचर अकाउंट, तो यहाँ पर लिखते हैं डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट के बाद और कौन सा है, डीआरआर अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट के बाद बनेगा डीआरआर अकाउंट। अच्छा, डीआरआर के बाद कौन सा बोला है, डीआरआर के बाद डीआरआरआई। डीआरआरआई और कौन सा अकाउंट बनना चाहिए, बैंक और डिवेंचर होल्डर। बैंक और एक हो जाएगा डिवेंचर होल्डर। ये हमें बता दिया है क्वेश्चन में, कभी कभी होगा हमें बोल देगा नेसेसरी अकाउंट, तो फिर खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो नेसेसरी में क्या क्या आएगा बता देंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग जो भी बैलेंस है कुछ हमें दिया गया है उसको प्लेस कर लेते हैं, जो अकाउंट में जो बैलेंस जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग का डिवेंचर इतना बता रहा है, तो ये डिवेंचर का बैलेंस है, तो ये डिवेंचर के अकाउंट में बाई साइड में चला जाएगा, मतलब लोन का बैलेंस हो गया ना। तो डिवेंचर जो अकाउंट है वहां पर हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी बोल के, 1 अप्रैल को 12% डिवेंचर 7,50,000 लिखना पड़ेगा बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, तो डिवेंचर अकाउंट में जाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कौन से डेट का ओपनिंग बैलेंस है, 1 अप्रैल 2001, तो यहाँ पर लिखते हैं 1 अप्रैल 2001। क्या लिखना चाहिए, बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि ये पहले इशू हुआ था, अभी तो ये ओपनिंग बैलेंस आ रहा है इसलिए बाई बैलेंस बीडी। जब अगर अभी इशू होता तो क्या लिखना पड़ता, बाई डिवेंचर लिखना पड़ता, सॉरी टू डिवेंचर में बाई बैंक बोल के लिखना पड़ता है ना। तो एंट्री क्या होता, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इशू करने से, तो ये तो पहले का है इसलिए बाई बैलेंस बीडी। कितना होगा, 7,50,000, जितना दिया हुआ है उतना ही लिखेंगे। अच्छा, ये हम लोगों ने पोस्ट कर दिया। अच्छा, अब डीआरआर में बैलेंस है 25,000, ये भी लिख लेते हैं। डीआरआर रिजर्व है तो बैलेंस को किधर लिखना पड़ेगा, लाइबिलिटी साइड में। 1/4/2001 में हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना पड़ा हुआ है, 25,000, लिख दिया 25,000। फिर आगे क्या बोल रहा है, डीआरआर इन्वेस्टमेंट 1,12,500। इन्वेस्टमेंट का टोटल वैल्यू है इतना। ये कैसे बना है, बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट जहां किया है वहां 10% इंटरेस्ट मिलता है, और ये कैसे डिफाइन हुआ है, 1125 इंटू 100। तो ये कितना होगा, 112500। ठीक है, ये देखो इतने सारे सिक्योर्ड बॉन्ड लिए गए हैं, एक बॉन्ड 100 रुपीज का है। ठीक है, ये रुपीज नहीं होगा, इतने सारे सिक्योर्ड बॉन्ड है, 100 रुपीज का है, तो 1,12,500 का टोटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो कि 10% इंटरेस्ट हमें देता है। ठीक है, तो डीआरआई में हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये एसेट है तो इसका बैलेंस टू बैलेंस बीडी होगा, 1/4 टू बैलेंस बीडी। ये इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, इसीलिए ऐसे लिखना पड़ेगा, 1,12,500। अच्छा,
और क्या है, और यहाँ पर बोल रहा है कि हर बार डीआरआर में कंट्रीब्यूशन किया जाता है 31 मार्च एवरी ईयर को, और बैंक का बैलेंस 7,50,000 बताया। चलो बैंक का कोई अकाउंट, हाँ बना हुआ है, बैंक का बैलेंस 1/4/2001, ठीक है। तो बैंक का बैलेंस हम लोग पुट कर लेते हैं, बैंक हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, ये 31 मार्च 2002 का है। टू बैलेंस बीडी 7,50,000, ठीक है। देखो जो भी बैलेंस था वो तो हम लोगों ने लिख लिया, और मुझे नहीं लगता है कहीं पर भी कुछ बैलेंस लिखना है। अब हम लोग को परफॉर्म करना है। अब देखो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि डीआरआर एट पर है कि नहीं। तो डीआरआर कितना क्रिएट होना चाहिए, 10%। 10% किस चीज का, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का। आउटस्टैंडिंग डिवेंचर यहाँ दिख रहा है 7,50,000। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से डीआरआर कितना क्रिएट होना चाहिए, यहाँ पर लिख के देखो डीआरआर कितना क्रिएट होना चाहिए, 75,000, ठीक है। और देखते हैं डीआरआर कितना है, तो 25,000 है। तो रिडेम्पशन के पहले हमें डीआरआर का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो है अपना डीआरआर और भी 50,000 से हमें बढ़ाना पड़ेगा, तब तो जाके 75,000 होगा। हम लोग को 75,000 चाहिए, 25,000 क्रिएटेड है, तो हम लोग 50,000 और भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब कहाँ से क्रिएट करेंगे, देखो यहाँ पर हमें बोला नहीं है कि कहाँ से एनुअल कंट्रीब्यूशन कहाँ से होता है, जनरल रिजर्व से होता है या पीएल से होता है। तो हम लोग जनरल रिजर्व लिख देते हैं, ठीक है। कब होता है, हर साल 31 मार्च को होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 31 मार्च, यहाँ पर क्या आएगा 2002, ठीक है। ये तो 1 अप्रैल का है, तो इस साल के एंड में मना लेते हैं। तो ये हो गया बाई जनरल रिजर्व, कितना क्रिएट हो गया 50,000। तो एज पर रिक्वायरमेंट ये हमारा फुलफिल हो गया कि हम लोग को कितना डीआरआर चाहिए। अब डीआरआई भी चेक करेंगे, ठीक है। डीआरआई कितना होना चाहिए, 15%। 15% ऑफ डिवेंचर रिडीम्ड, तो रिडीम्ड तो हम लोग पूरा ही करने वाले, कम तो नहीं करने वाले, ठीक है। तो कितना बनना चाहिए, 7,50,000 का हमें तो पूरा ही पेमेंट करना है ना। यहाँ पर बोला है देखो सारे डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं, देखो बोल रहा है यहाँ पर एनुअल कंट्रीब्यूशन, ये रहा कहाँ बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ये देखो द इन्वेस्टमेंट वेर रियलाइज्ड एट par फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। मतलब यहाँ नहीं बोला है कि इतना या फिर उतना, तो मतलब पूरा ही, ठीक है, कुछ अमाउंट नहीं बताए। 7,50,000, ठीक है। 7,50,000 पूरा पे ऑफ करना है, इसका 15%, इसका मतलब हम लोगों को इन्वेस्टमेंट में रखना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है 1,12,500। क्या ये रिक्वायरमेंट हमारा फुलफिल है, फुलफिल है, ठीक है। 1,12,500 हमें डीआरआई क्रिएट करना चाहिए, वो बन चुका है। मतलब फर्स्ट और सेकंड रिक्वायरमेंट हम लोगों ने जो है चेक कर लिया कि ये फुलफिल है कि नहीं है, ठीक है। तो ये फुलफिल हो गया। अच्छा, अब हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था उस पे हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट अभी भी रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि बैंक बैलेंस बता रहा है कि इंटरेस्ट का एंट्री नहीं हुआ है। क्योंकि 7,50,000 जो है वो बिफोर इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट हमारा रिसीवेबल है, तो हम लोग को उसका कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का एंट्री हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कितना हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे, इंटरेस्ट कितना है पहले चेक करते हैं कितना होगा, ये डीआरआई में आएगा। तो देखो इंटरेस्ट हमें लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड, हम्म, देखो यहाँ पर हम लोग को इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट हम लोग कितना लिखेंगे, बाई बैंक बोल के लिखेंगे। तो मैंने ना यहाँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, हाँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया। अच्छा, इसका ना नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है 10%, क्या है इसका नाम लिख लेना चाहिए, 10% सिक्योर्ड बॉन्ड। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में आसानी रहेगा, 10% सिक्योर्ड, ठीक है। एक्चुअली अकाउंट का नाम ये होना चाहिए, इसको चाहे ब्रैकेट में दे दो, ठीक है। मेन नाम तो ये ना, जब मुझे इन्वेस्टमेंट का नाम पता है तो मेरे अकाउंट का नाम ये होना चाहिए, और ब्रैकेट में डीआरआई, मतलब ब्रैकेट इधर आना चाहिए। अभी हम इसको रब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट का एंट्री क्या होगा, बैंक टू डीआरआई। अभी तो मैंने दिखाया लिख के, ये देखो बैंक टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब एक्चुअली ये डीआरआई में जाएगा। तो बैंक टू, इसको ना ऐसे लिख दो, बैंक टू, ऐसे लिखने से बेटर होगा, डी
DRI, इन्वेस्टमेंट में जाके उस अकाउंट में जाके वो पैसा ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 31 मार्च 2002 को मिलेगा बाय बैंक। ठीक है, तो सॉरी थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये ठीक था। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक ही लिखा था मैंने। अच्छा यहाँ पर नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा। देखो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इंटरेस्ट रिसीव करना है, तो एंट्री क्या होगा, बैंक टू इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक टू इंटरेस्ट 31 मार्च 2002। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन DRI, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1,12,500 का इन्वेस्टमेंट है, उस पे 10%, तो कितना हो जाएगा 10%, क्यों, क्योंकि 10% रेट है, तो इंटू 10%, तो ये हो गया 11,250। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोगों ने इंटरेस्ट ले लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग जो है अपने डिवेंचर होल्डर को ड्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर को अगर हम लोग को पे करना है तो हम लोग को एंट्री क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इस तरह से एंट्री करना पड़ेगा। जब हम लोग डिवेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होगा, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये वाला एंट्री होगा ना, ये देखो डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। तो डिवेंचर होल्डर में क्या पोस्टिंग होगा, बाय डिवेंचर बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, बाय डिवेंचर और बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो वही वाला कर रहे हैं। 31 मार्च 2002 बाई 12% डिवेंचर, लोन मेरा कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा और प्रीमियम में पे कर रहे हैं, इसीलिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट भी डेबिट होगा, टू डिवेंचर होल्डर होगा सेम डेट पे, बाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, डिवेंचर पूरा ही रिपे हो रहा है, तो 7,50,000 था, 7,50,000 ही पूरा कैंसिल आउट होगा। मतलब हमें डिवेंचर होल्डर को 7,50,000 तो पे करना ही है, साथ ही साथ प्रीमियम भी पे करना है, जो कि 10% बताया गया है। तो 7,50,000 का 10%, तो कितना हो जाएगा 75,000। तो डिवेंचर होल्डर को कितना ड्यू करेंगे पे करने के लिए, ये टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 8,25,000। टोटल करके देख लो एक बार, 7,50,000 प्लस 75, 8,25,000। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, ये जब पे हो जाएगा, ये पहले एंट्री क्या हो गया, ये एंट्री पहले ऐसे हुआ, ये देखो डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये डिवेंचर है मतलब लोन। ठीक है, लोन अकाउंट डेबिट, जब लोन पे करते हैं तो क्या लिखते हैं, लोन टू बैंक लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग पहले ड्यू कर रहे हैं, तो हम लोग लिख रहे हैं लोन अकाउंट डेबिट, लोन का जो पैसा लिया उस पर एक्स्ट्रा भी पे कर रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट। ठीक है, अब इसको ड्यू करेंगे तो टू डिवेंचर होल्डर, तो डिवेंचर होल्डर में बाय बाय बोल के ये चला गया, फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक, पेमेंट करने का एंट्री दो पार्ट में कर दिया, तो यहाँ टू बैंक आ जाएगा। ठीक है, अब पैसा पहले रिसीव करेंगे, हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे ताकि गलत ना हो। ठीक है, तो पैसा हमें चाहिए तभी ना जाके हम लोग रीपे कर पाएंगे, तो पहले देख क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ेगा। चलो पहले इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बेच देंगे तो कितना पैसा आएगा, ये पूरा पैसा मिल जाएगा बाई बैंक बोल के 1,12,500। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बेच दिया हम लोगों ने, ये पैसा मिल गया। अब ये बैंक अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट में हम लोग इसको लिखेंगे टू 10%, अकाउंट का नाम है 10% सिक्योर्ड बॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट, 10% सिक्योर्ड बॉन्ड ऑफ गवर्नमेंट। और अगर कोई सिर्फ DRI यूज करते हो तो भी चलेगा, ये देखो टू DRI लिखोगे तो भी चलेगा, अगर अकाउंट का नाम DRI यूज करते हो वैसे भी चलेगा, और जिसमें इन्वेस्टमेंट किए उसका नाम लिख देते हो तो भी चलेगा, दोनों ठीक है। तो कितना पैसा मिला, 1,12,500।
500, ठीक है, ये पैसा मिल गया। क्या ये इससे हम लोग अपने डिवेंचर होल्डर को पे कर सकते हैं? चेक करते हैं। पे करना है 8,25,000। हम लोग के पास बना कितना? हम लोग के पास 7,50,000 पहले से था। इन्वेस्टमेंट जो किया था उससे इंटरेस्ट कमाया इतना, इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो 1,12,500 मिला। तो हम लोग के पास आ रहा है 8,73,750। हाँ, हम लोग के लिए एनफ है, हम लोग पे कर सकते हैं, ठीक है। अब पे करेंगे तो क्या एंट्री होगा? डिवेंचर होल्डर टू बैंक, तो यहाँ बाय डिवेंचर होल्डर होगा। 31 मार्च 2002 यहाँ पर क्या होगा? बाय डिवेंचर होल्डर। 8,07,000 ना, पूरा तो कितना पे कर रहे हैं? 8,25,000, ठीक है। पे करना है 8,25,000, तो बच जाएगा, कुछ पैसा बच जाएगा। देखते कितना बच रहा है। 48,750, इसको क्या लिखना है? बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। बैंक बैलेंस बच गया 48,750। नेक्स्ट टर्म में या नेक्स्ट ईयर में ये क्या हो जाएगा? टू बैलेंस बीडी बोल के चला जाएगा, ठीक है। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग यहाँ ट्रांसफर करेंगे टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू बैंक 31 मार्च को, टू बैंक 8,25,000 पे हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अकाउंट कौन सा क्लोज करना बाकी है, तो ये तो क्लोज हो जाएगा। DRRI अकाउंट, ये वाला अकाउंट देखते हैं। DRR, इसमें हो गया हम लोग का 75,000 का DRR क्रिएट हुआ था, और मैंने बताया इसको हमें कहाँ ट्रांसफर कर देना है? जनरल रिजर्व में, टू जनरल रिजर्व। इसको टू बैलेंस बीडी नहीं लिखना है, इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। और ये इतना डिवेंचर था, और ये वाला हम लोगों ने क्या किया? डिवेंचर होल्डर को देखो, इसका यहाँ पर एक क्रॉस पोस्टिंग है ना, 12% डिवेंचर, 7,50,000 टू डिवेंचर होल्डर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू डिवेंचर होल्डर क्रॉस पोस्टिंग ना, ये क्या है? ये 12% डिवेंचर है, तो टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर को हम लोगों ने ये अमाउंट पे कर दिया। तो यहाँ पर देखो, जो मैंने लिखवाया है ना उसी तरीके से ही हमें करना है। सबसे पहले हमें DRR का बैलेंस अगर कुछ है तो चेक कर लेना है कि कितना होना चाहिए 10% के हिसाब से, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर के हिसाब से। कम है तो और क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर DRI का भी चेकिंग करेंगे कि 15% अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो और भी क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करेंगे वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब वैसा क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे कैसे क्रिएट करना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जनरल रिजर्व क्रिएट किया था, ठीक है। नॉर्मली DRI रहेगा, अवेलेबल जो रहेगा वो सफिशिएंट ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग को क्या करना है? ये सब अगर हमारा सफिशिएंट है, और अगर जो नहीं है तो कितना करने से होगा वो देखना पड़ेगा। क्या इन्वेस्टमेंट है इन, और बैंक में क्या बैलेंस है? इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रिसीव नहीं है तो रिसीव कर लेंगे, मतलब रिसीवेबल मोड में है तो उसे रिसीव करके दिखाएंगे। फिर अपना इन्वेस्टमेंट बेच के जो पैसा आएगा उससे डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे। और पे करने के पहले दो एंट्री, पहले ड्यू एंट्री, ये वाला, ये ड्यू एंट्री हो गया, और ड्यू एंट्री के बाद पेमेंट एंट्री, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इलास्ट्रेशन 4 हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। इलास्ट्रेशन 4 में और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, इसका जैसे देखो मैंने जनरल रिजर्व किया है, तो इसको तुम लोग अगर चाहो तो PL भी बना सकते हो, ठीक है। ये जो है, जैसे मैंने बोला, ये देखो, ये जनरल रिजर्व भी लिख सकते हो। इसमें और एक ऑप्शन भी है, क्योंकि हमें ना बोला नहीं है, इसका कोई बैलेंस शीट वगैरह दिया नहीं है ना इस कंपनी का कि इनके पास अवेलेबल क्या क्या है। तो PL लिखो तो भी ठीक है, जनरल रिजर्व लिखो तो भी ठीक है। गलत दोनों दोनों में से कोई सा भी गलत नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये वाला, ये जो PDF है ना हम शेयर कर देंगे, और इसमें देखना एक इलास्ट्रेशन 2 रहेगा, इलास्ट्रेशन 2।
जो कि आज से क्वेश्चन, आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा इससे मिलता जुलता है, तो इसका होमवर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, अगर भूल जाते हैं तो मुझे बोलना, हम जरूर शेयर कर देंगे। और इलास्ट्रेशन टू सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारा चीज है, तो एक बार कर लोगे तो अच्छा होगा, याद रह जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।